गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरे इन क्लास, यानी क्लास के भीतर एरे। तो हमने पिछले वीडियो में दो चीज़ देखी थी, इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास, यानी क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। ठीक है, फिर हमने इसके कुछ और हमने एक फीचर्स देखा था, एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, तो क्लास के अंदर किस प्रकार से डाटा मेंबर को एक्सचेंज करते हैं और क्लास के बाहर किस प्रकार से डाटा मेंबर को एक्सेस किया जाता है, वो हमने पिछली वीडियो में सीखा। अब इस वीडियो में सीखेंगे कि क्लास के भीतर एरे। तो क्लास के भीतर एरे का मतलब ये होता है कि जैसे ही एरे होता है तो क्लास के जो डाटा मेंबर के रूप में हो सकता है, यानी कोई भी एरे है वो क्लास के डाटा मेंबर के रूप में हो सकता है। तो पहले इसकी थोड़ी सी एक लाइन है वो देख लेते हैं, फिर इसका प्रोग्राम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एरे कैन आल्सो बी ए डाटा मेंबर ऑफ क्लास, यानी एरे है वो क्लास के जो डाटा मेंबर है उसके रूप में हो सकते हैं। ठीक है नी, यानी डाटा मेंबर के रूप में हो सकता है क्या, एरे, किसमें, क्लास के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। अब इसका एक प्रोग्राम है वो आप पहले समझ लेते हैं अपन। ठीक है, कि क्लास के अंदर एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है या फिर क्लास के अंदर एरे कैसे होता है, आराम से समझना। तो जिस प्रकार से हमने, देखो आपको पता हो तो वन डायमेंशनल एरे का हमने प्रोग्राम पढ़ा था, वही है, बस इसके अंदर बस आपको एक क्लास डिक्लेयर करनी है। तो सबसे पहले अपन जब क्लास का प्रोग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हैश इंक्लूड और फिर क्या लगाते हैं, IO स्ट्रीम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस, तो यहां लिख दीजिए यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद यहां पर अपन सीधा डिक्लेयर करते हैं क्लास। तो क्लास को डिक्लेयर करने से पहले क्लास कीवर्ड लगता है, ये क्लास और क्लास का नेम। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्लास का जो नाम है वो हमने यहाँ डाटा रखा। ठीक है, तो क्लास का जो नाम है वो रख दिया डाटा। ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक बंद और इंटीजर। तो इंटीजर है वो डाटा टाइप है। जिस प्रकार से वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे तो पहले क्या आता था, डाटा टाइप, फिर उसके बाद एरे का नेम, तो ये एरे का नेम, और फिर एरे की साइज, तो ये लो एरे की साइज। इस प्रकार से डिक्लेयर करते थे, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद पब्लिक पार्ट, तो ये लो पब्लिक, और पब्लिक पार्ट में क्या करें, इसके डाटा को डिक्लेयर कर दे। तो क्लास का नेम क्या है, डाटा है, तो यहाँ लिख दीजिए वॉइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन इनपुट लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इनपुट डाटा या फिर लिख सकते हैं गेट डाटा, तो यहाँ लिख दीजिए गेट डाटा, और यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर लिख दीजिए वॉइड। क्योंकि अब यहाँ वॉइड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ इंटीजर लिखो या वॉइड लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, अब सेकंड नंबर पे यहाँ वापस वॉइड लिखो और गेट की जगह लिख दीजिए शो डाटा, और यहाँ पर वॉइड। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है उसी चीज़ को क्लास के बाहर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यही अपन को कहते हैं क्लास के, यानी आउटसाइड ऑफ क्लास, यानी क्लास के बाहर डिक्लेरेशन। तो जो क्लास के भीतर जो एरे होते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लगता था, वॉइड रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद क्लास का नेम डाटा, फिर स्कोप रिवैल्यूएशन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पर लगेगा गेट डाटा, यहाँ लगा दीजिए गेट डाटा, और गेट डाटा में लिख दीजिए वॉइड। ठीक है, अब किसका निकालना अपन को, एक एरे का ही लेना है, तो यहाँ पर कोष्टक बनाइए और यहाँ लिख दीजिए सी आउट, और यहाँ लिख दीजिए एंटर द एलिमेंट। ठीक है, ऑफ एरे, यानी एरे का एलिमेंट, फिर ऑब्लिक एन इन्वर्टेड और सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर लगाइए फॉर लूप, और
जब हमें पता है कि एरे को डिक्लेयर करते हैं तो आई भी साथ में डिक्लेरेशन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन को यहाँ तक ले जाना है। तो आई इज इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5 या आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। अब इसको अपन कर देते हैं सी इन ए आई। ठीक है, कोष्टक बंद, ये वाला बंद और ये वाला बंद। ठीक है, अब ये तो लिया क्लास के आउटसाइड, यानी जो इनपुट क्लास के अंदर डिक्लेयर किया उसको बाहर करना। तो ये तो हो गया गेट डाटा का। अब लेना सो डाटा का। तो यहाँ लिख दीजिए वॉइड, वॉइड आ गया। फिर उसके बाद क्लास का नेम डाटा, स्कोप रिवॉल्यूशन ऑपरेटर, गेट की जगह लिख दीजिए सो डाटा और यहाँ लिख दीजिए वॉइड। ठीक है, अब क्या करना है? कोष्टक। अब कोष्टक में एरे को एंटर करवाना है। तो सी आउट और यहाँ लिख दीजिए एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट्स आर ऑब्लिक एंड इन्वर्टेड सेमीकोलन से बंद। और फिर वही यही फॉर लूप, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है? इसको सी इन सी आउट होगा क्योंकि अपन को प्रिंट क्या करवाना है? आई प्रिंट करवाना। सी आउट कौन सा प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा ना, ए आई। तो सी आउट ए आई और कोष्टक और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ऑब्लिक टी। अब मुझे ये बताओ कि टी का मतलब क्या होता है इसका? ऑब्लिक टी का मतलब, या फिर जैसे ऑब्लिक एन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। ये ऑब्लिक टी का मतलब क्या होता है? तो नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ऑब्लिक टी है जो होता है हॉरिजेंटल टैब। क्या होता है? हॉरिजेंटल टैब। ठीक है नहीं? तो यानी जो भी नंबर प्रिंट होंगे वो सब किस में होंगे? हॉरिजेंटल में होंगे प्रिंट। ठीक है, फिर उसके कोष्टक बंद। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा अपन का इंटीजर मैन फंक्शन। अब इंटीजर मैन फंक्शन लगने के बाद कोष्टक, और अब हमने क्लास क्या लिया था? डाटा। तो यहाँ लिख दीजिए डाटा और डाटा में आ गया डी। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए डी डॉट गेट डाटा, फिर लिखिए डी डॉट शो डाटा। इन सभी का पीछे कोष्टक बनाओ। ठीक है, और फिर रिटर्न भेजो। तो रिटर्न में जाएगा अपन का 0 और फिर ये कोष्टक कर दीजिए बंद। इस प्रकार से ये प्रोग्राम पूरा हो गया अपना। ठीक है, तो आराम से आपको समझ में आ गया है, और नहीं आया तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो मुझे पर्सनली बता सकते हैं। तो ठीक है, तो जिस प्रकार से एरे को डिक्लेयर करते थे उसी प्रकार से किया है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है कि वॉइड ही क्यों लिया, या अपन ये ले सकते थे इंटीजर ए लिख सकते थे ना। तो मैंने आपको ये सबसे पहले भी बताया था कि अगर अपन यहाँ नहीं भी लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप वॉइड की जगह जैसे वॉइड डाटा पर डाटा टाइप है, फिर उसके बाद गेट डाटा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ले लिया जैसे इंटीजर INT, इंटीजर लिख लो वॉइड की जगह। यहाँ जो वर्ड लिखा है यहाँ पर भी इंटीजर लिख लो, फर्क कोई नहीं पड़ना आपके। ठीक है नहीं? अब यहाँ पर जैसे अपन पिछले एग्जांपल में इंटीजर A इंटीजर B लिखते थे, तो वहाँ क्या थे? हमारे पास 2 वेरिएबल थी, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर वॉइड लिया, सिंपल सिंगल वॉइड। यहाँ पर वॉइड A नहीं लिख सकते थे अपन, यहाँ पर इंटीजर A लिख सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ वॉइड ही लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया अपने एरे का प्रोग्राम, यानी क्लास के अंदर किस प्रकार से एरे को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये एरे का प्रोग्राम है पूरा। ठीक है, फिर अब उसके आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक जो है वो पूरा का पूरा एरे का प्रोग्राम है। अब अपना नया टॉपिक है स्टैटिक डाटा मेंबर्स, यानी स्टैटिक डाटा मेंबर्स। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते क्या है। तो क्लास के जो डाटा मेंबर होते हैं उन डाटा मेंबर को स्टैटिक के रूप में भी अपन घोषित कर सकते हैं। यानी अब क्लास के अंदर जैसे अपन वेरिएबल होती है, जैसे अपन डिक्लेयर कर रहे थे ना वेरिएबल को यहाँ पर, कि जिस प्रकार से जैसे क्लास और उसके बाद क्लास का नाम लिया पॉइंट,
फिर कोष्टक बनाते थे, फिर यहाँ पर पब्लिक पार्ट क्लास लिया, कोष्टक बनाया, फिर हम यहाँ लिखते थे डाटा टाइप। और यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे ए और बी एक प्रकार के वेरिएबल हैं, तो जो क्लास के अंदर मेंबर होते हैं उस मेंबर को अपन स्टैटिक के रूप में भी घोषित कर सकते हैं। तो जिसको अपन को स्टैटिक के रूप में घोषित करना है, ठीक है ना, यानी क्लास के जो डाटा मेंबर होते हैं उन डाटा मेंबर को स्टैटिक के रूप में घोषित करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि उसके आगे एक स्टैटिक वर्ड लिखना होगा, ठीक है। और जिस वर्ड के आगे अपन स्टैटिक यानी जिस वेरिएबल के आगे अपन स्टैटिक लिख लेंगे तो उसका जो पहली जो शुरुआती वैल्यू होगी यानी जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इनिशियलाइजेशन 0 होती है। और उसके बाद जो क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल हो जाती है तो इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि इसकी एक ही प्रतिलिपि होती है, यानी एक ही कॉपी बनाई जाती है और वो कॉपी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे कि मेरे को एक प्रकार के, जैसे मैंने डाटा नाम की एक क्लास बनाई। अब डाटा नाम की जो क्लास बनाने के बाद ये एक स्टैटिक होगी। अब इसके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उन ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट 3 बनाए, ए बी और सी। तो जिस वेरिएबल के आगे मैंने स्टैटिक लिख लिया तो इसका मतलब उसकी कॉपी तो एक ही बनेगी और वो कॉपी को आपस में शेयर करेंगे। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक नहीं लिखा जाता है तो उस वेरिएबल के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो आपको अलग अलग मिलेगी। लेकिन स्टैटिक की वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू होगी, लेकिन उस वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे के पास भेज देंगे। जैसे मानना कि ए की वैल्यू 10 है और ये एक स्टैटिक वेरिएबल है या इसको स्टैटिक के रूप में आपने घोषित कर दिया है, तो इसका मतलब ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उसकी वैल्यू ये ही रहेगी, कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। ए बराबर 10, बी बराबर 10, तो इस प्रकार से वो वैल्यू को आपस में क्या करते थे, शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्लास के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो देखो डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन आल्सो बी डिक्लेयर एज स्टैटिक, यानी जो डाटा मेंबर क्लास के जो डाटा मेंबर होते हैं उन डाटा मेंबर को क्लास के उसको अपन स्टैटिक के रूप में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्लास के डाटा मेंबर को स्टैटिक के रूप में भी घोषित किया जा सकता है। अब क्लास के जो डाटा मेंबर होंगे उन जो अभी मैंने आपको भी बताया कि जिस प्रकार से जो वेरिएबल अपन डिक्लेयर करते हैं उन डिक्लेयर वेरिएबल में से किसी एक को अपन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके कुछ फीचर्स है वो अपने इंपॉर्टेंट कर देते हैं कि कौन कौन से फीचर्स है। देखो पहला फीचर्स है कि व्हेन इट्स इनिशियल वैल्यू इज जीरो देन इट्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, यानी इसकी जो प्रारंभिक वैल्यू यानी आरंभिक वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इनिशियल वैल्यू इज 0, शुरुआती वैल्यू हमेशा 0 रहती है। और इट्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, और ये क्लास का पहला ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। अब आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को आप 0 की बजाय 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक वैल्यू होती है जब आप उसकी वैल्यू इनिशियलाइजेशन नहीं करोगे तो वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। और अगर आपने यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर दी तो जो आप वैल्यू एंटर करोगे वो वैल्यू इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रारंभिक वैल्यू 0 होती है जब इसके क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी इसमें क्लास का जब पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करते, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है। और फिर उसके बाद अपन वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं या डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके बाद वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ओनली वन कॉपी ऑफ दिस डाटा मेंबर इज क्रिएटेड विच इज शेयर्ड बाय ऑल अदर ऑब्जेक्ट, यानी ये सिर्फ एक ही कॉपी बनाता है डाटा मेंबर के लिए, यानी डाटा मेंबर की एक ही कॉपी बनती है। और बाकी क्या होता है कि विच इज शेयर्ड बाय ऑल अदर क्लास, यानी अदर ऑब्जेक्ट, यानी बाकी सभी ऑब्जेक्ट के लिए आपस में साझा कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को भेज देते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ लिख दीजिए केवल एक ही प्रतिलिपि इस डाटा मेंबर की बनती है, यानी एक ही प्रतिलिपि डाटा मेंबर की बनती है और बाकी क्या होते हैं, और इस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट साझा कर लेते हैं। यानी क्लास के जितनी भी अदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। अब देखो, सिंस इट इज कनेक्टेड टू होल क्लास, तो दैट इज ए वाई इट नाउन एज ए क्लास वेरिएबल, क्योंकि ये क्लास के साथ जुड़े हुए होते हैं पूर्ण रूप से, इसलिए इसको क्लास का वेरिएबल कहा जाता है। तो ये संपूर्ण क्लास के साथ जुड़ा हुआ है, इसे क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। किसको? डाटा स्टैटिक मेंबर, यानी स्टैटिक डाटा मेंबर को अपन के क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। अब इसका एक प्रोग्राम है, वो आप समझो, आराम से समझना, ठीक है। तो देखो, मैं बता दूंगा कि किस प्रकार के जो क्लास के डाटा मेंबर होते हैं उनको अपन स्टैटिक मेंबर में भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंक्लूड, फिर उसके बाद आईओस्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर यहाँ पर अपन एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं, जैसे क्लास, और क्लास का नेम लिया डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद कोष्टक बनाया। अब यहाँ पर अपन जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे इंटीजर x और इंटीजर y। तो अब तक हमने जो प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर की वो इस प्रकार से करते थे, इंटीजर x, y। लेकिन अब हमने x और y है, तो इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को स्टैटिक बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर x को स्टैटिक बना लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए x को स्टैटिक बनाया। अब जब मैं x को स्टैटिक बनाऊंगा तो मतलब क्या हुआ कि x की जो भी वैल्यू, शुरुआती जो वैल्यू होगी वो तो होगी 0, लेकिन इसके बाद जब वैल्यू को मैं इनिशियलाइजेशन कर दूंगा, यानी वैल्यू में एंटर कर दूंगा, तो जैसे मैंने 20 वैल्यू एंटर कर दी, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 20। अब x जो वेरिएबल है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे D1, D2 और D3, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो इन सभी तीनों के आपस में ये वैल्यू को क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे को शेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल स्टैटिक नहीं होती वो क्या होती है, उन्हीं प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग वैल्यू एंटर की जाती है। तो जैसे एग्जांपल के स्टैटिक अपने x वो स्टैटिक बन गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पब्लिक लिया, और पब्लिक में वही void, अपन को क्या करना है, गेट डाटा और इंटीजर, और यहाँ पर अपने पास क्या है, a, ठीक है। अब यहाँ पर कोष्टक बनाओ, और जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a, क्योंकि यहाँ पर x तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि स्टैटिक की जो प्रारंभिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे, तो ये जो y a है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के। अब यहाँ पर x में करेंगे अपन प्लस प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि वैल्यू को आगे बढ़ानी है। यहाँ पर कोष्टक बंद। अब क्या करना है, गेट डाटा के बाद शो करना है, किसको, x को। तो यहाँ लिख दीजिए void शो x, और यहाँ पर void, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x को लाना है तो सी आउट कोष्टक x इन्वर्टेड कोष्टक, फिर x, फिर कोष्टक, फिर ऑब्लिक n, और ये बंद कर दो। अब अपन को क्या करना है, ये तो हो गया, ये और बंद कर दो, ठीक है। अब अपन को y को करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वेरिएबल y जो यहाँ रह जाती है उसमें क्या होता है कि स्टैटिक में क्या कहता है कि स्टैटिक मेंबर को ही डिक्लेयर किया जाएगा, तो y तो अपने किसकी इक्वल हो गई, एक ही। तो अब यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से अपने रिटर्न टाइप करते थे डिक्लेयर, जैसे इंटीजर, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास का नेम डाटा, और यहाँ पर वो वेरिएबल आएगी जो स्टैटिक है। स्टैटिक कौन सी है, x है, तो ये x आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन और कोष्टक। अब यहाँ क्या होते थे, डाटा है, तो यहाँ लिख दीजिए डाटा, और डाटा में लिख दीजिए D1 और
D2, ठीक है। अब जो D1 है तो यहाँ पर D1 डॉट शो किसको करना है, x को। फिर ये D2 वो भी क्या करना है, शो किसको करेंगे, x को। फिर यहाँ लिख दीजिए D1 में क्या करना है, गेट डाटा, तो यहाँ लिख दीजिए गेट डाटा किसका होगा, जैसे यहाँ पर 10 लिख दिया। फिर उसके बाद D2 गेट डाटा और यहाँ पर लिख दीजिए 20, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके, एक जो x की जो वैल्यू है वो तो 0 ही रहती है। अब यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन हुआ है तो ये होता है अपना स्टैटिक मेंबर फंक्शन का, किसका हो रहा है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का, यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डेफिनेशन कर रही, ठीक है। तो ये D1 और D2 x और y हो गया। तो यहाँ पर जो हो रहा है क्योंकि जो भी वेरिएबल यहाँ जो अपनों को निकालेंगे वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल निकलेगी, y की तो निकलेगी नहीं कि y स्टैटिक है नहीं, तो ये स्टैटिक क्या हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद डाटा रीड करने के बाद यहाँ लगाना सी आउट और यहाँ लिखना है आफ्टर रीडिंग डाटा और फिर उसके बाद कोष्टक, फिर ऑब्लिक एंड और इसको बंद, और फिर वापस D1 के अंदर शो किसको करेंगे, x को, और फिर D2 के अंदर वापस शो और किसको करेंगे, x को, और रिटर्न में भेज दो 0 और ये कोष्टक कर दीजिए बंद। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें पता था कि जो x की जो वैल्यू थी वो शुरुआती क्या होती है 0, लेकिन जब उसमें डाटा रीड कर दिए गए, ठीक है, तो जैसे मान लो 10 और 20 डाटा रीड कर दिए गए। अब इनको आपस में डिवाइड करने के बाद पता लगा 2 आ गई। तो अब यहाँ पर क्या होते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बने हैं तो इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू 2 और सेकंड ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है अपना स्टैटिक मेंबर, जो डाटा मेंबर होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, जो मैंने अभी बताया वो भी एक प्रोग्राम ही था, ठीक है। ये पूरा एक स्टैटिक डाटा फंक्शन का प्रोग्राम था। अब अगला जो टॉपिक है वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन क्या कहता है कि मेंबर फंक्शन डिक्लेयर विथ स्टैटिक कीवर्ड आर कॉल्ड एज स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यानी स्टैटिक कीवर्ड के साथ घोषित मेंबर फंक्शन को स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहा जाता है। यानी जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है, उसी को स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहा जाता है। यानी जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ घोषित मेंबर फंक्शन को स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहा जाता है। अब इसके फीचर्स है या फिर आप कह सकते हैं इसकी जो विशेषता देखो, सबसे पहले विशेषता है कि इट कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, यानी इसके अंतर्गत क्लास के जो दूसरे स्टैटिक मेंबर यानी जो डाटा मेंबर और जो मेंबर फंक्शन है उन दोनों को आपस में एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक डाटा मेंबर और एंड मेंबर फंक्शन, यानी मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डाटा मेंबर को आपस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है कि ये केवल क्लास के दूसरे स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि इट कैन कॉल विथ नेम ऑफ क्लास, और इसको क्लास के नाम की सहायता से कॉल किया जाता है, यानी क्लास के साथ इसको कॉल किया जाता है, यानी इनको क्लास के नाम की सहायता से कॉल किया जाता है। अब इसका भी एक प्रोग्राम है वो आप समझ लीजिए। तो इसमें भी क्या है कि सेम होगा आपका, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इंक्लूड और IO स्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, STD और उसके बाद क्लास। अब यहाँ पर जो क्लास का नाम और क्लास का नाम है, जैसे मैंने लिखा टेस्ट, उसमें डाटा लिखा था, यहाँ टेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लास का नाम डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पर जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे इंटीजर x और इंटीजर y, अब इन दोनों वेरिएबल में से मुझे कोई भी एक स्टैटिक बनानी है। तो हमें पता है कि जो
पहले तो क्या था, मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ पर ये मेंबर फंक्शन है। अब इस मेंबर फंक्शन के आगे लिख देता हूँ मैं स्टैटिक। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, एक स्टैटिक वेरिएबल बन गई। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल बन गई। फिर हमने यहाँ लिखा पब्लिक, फिर पब्लिक में लिखा वॉइड, और अपन को क्या करना है, यहाँ पर क्या था कि जो स्टैटिक के जो पार्ट थे, यानी जो ये वाली बात देखो आप, जिसको अपन कह सकते हैं कि इसमें ये केवल जो क्लास के दूसरे स्टैटिक डाटा मेंबर और जो मेंबर फंक्शन है, इन दोनों को आपस में एक्सेस कर सकते हैं। यानी स्टैटिक डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है, उनको आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी जैसे ये तो था हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर और ये हमारा मेंबर फंक्शन, तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा जैसे गेट एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है हमने यहाँ डिक्लेयर किया इंटीजर ए। अब देखो यहाँ से जो इंटीजर ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। तो कोष्टक बनाओ, एक्स इज इक्वल टू ए कर दो, और वाई में क्या होगा, प्लस प्लस। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर वेरिएबल स्टैटिक आ जाती है तो इसका मतलब वो वहाँ की इनकी वैल्यू वो हमेशा क्या रह जाती है, जीरो रहती है। इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए भाई प्लस प्लस, फिर इसको बंद कर दो। अब क्या करना है, वॉइड शो, तो यहाँ लिख दीजिए वॉइड शो, और किसको, एक्स को, तो यहाँ एक्स को शो कर दीजिए, फिर उसके बाद वॉइड। तो कोष्टक सी आउट ऑब्लिक इन्वर्टेड एक्स इक्वल इन्वर्टेड कोष्टक, फिर एक्स, फिर कोष्टक, फिर इन्वर्टेड, फिर ऑब्लिक एन, फिर इन्वर्टेड बन और सेमीकोलन से बन। फिर क्या करेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। अब फिर वापस किसको करेंगे कि इस वेरिएबल को भी तो शो करना है ना अपन को, किसको, वाई को। तो यहाँ लिख दीजिए स्टैटिक वॉइड, फिर शो, और क्या करेंगे वाई, और फिर लिखेंगे वॉइड, फिर वही कोष्टक सी आउट ऑब्लिक वाई इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कोष्टक, फिर वाई और सेमीकोलन से बंद। अब इसको बंद कर दीजिए और ये क्लास भीतर बंद हो गई। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें एक ही कॉपी बनती है और एक ही कॉपी को आपस में शेयर करते हैं, और यहाँ पर डबल कॉपी बन रही है किसकी, दोनों वेरिएबल की। ठीक है नी, ओके। फिर क्या करना है, इन दो को फिर वापस अपन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर, अपना ये हो गया डाटा टाइप, फिर उसके बाद क्लास का नेम, और क्लास का नेम लिखने के बाद यानी यहाँ पर इंटीजर और ये क्लास नेम टेस्ट, और यहाँ पर वो वेरिएबल आ जाएगी जो क्या है, स्टैटिक क्या हमारी वाई। फिर यहाँ लिखा इंटीजर मैन फंक्शन, कोष्टक बनाओ, और फिर अपन को यहाँ लिखते टेस्ट, क्लास का नेम क्या है, तो टेस्ट में लिख दो जो T1, T2 एक्स और वाई के लिए। तो यहाँ पर कर देखो T1 डॉट गेट एक्स और वाई के लिए, फिर यहाँ कोई भी वैल्यू आप इनिशियलाइजेशन कर दीजिए जैसे 10, फिर T2 डॉट गेट एक्स वाई के लिए, फिर यहाँ पर वैल्यू कर दीजिए 20। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ शो करना है, तो T1 डॉट शो किसका, एक्स का, फिर उसके बाद T2 डॉट शो किसका करना आपको, एक्स का या वाई का, जो भी आपको यहाँ शो करना, जैसे एक्स का शो कर दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक्स का शो क्यों किया, वाई का तो शो करना था ना। तो वाई को शो करने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि इसको क्लास के नाम से ही वापस कॉल करना होता है। तो वाई को शो करने के लिए यहाँ पर देखो, तो यहाँ आ जाएगा T2 डॉट T2 तो है ही अपना ये, तो T2 तो आएगा नहीं क्योंकि T2 यहाँ आ गया एक्स के लिए और T1 हो गया एक्स के लिए। अब वापस जिस नाम से अब जो स्टैटिक मेंबर बना है उस स्टैटिक मेंबर को वापस कॉल करने के लिए अपन को किसका उपयोग करना होगा, क्लास का। तो क्लास कौन सी अपने पास, टेस्ट, तो यहाँ लिख दीजिए टेस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद स्कोप रिवॉल्यूशन ऑपरेटर, और फिर लिख दीजिए शो, और यहाँ डॉट इन्वर्टेड वो जो अंडरस्कोर वाई, और इसको कोष्टक से बंद कर दीजिए, और यहाँ भेज दीजिए रिटर्न 0 और कोष्टक बंद। अब यहाँ पर जो T1 T2 है ये दोनों एक्स में ही आएंगे। ठीक है, और जो स्टैटिक बनाए हैं उस स्टैटिक को कॉल करने के लिए
क्लास का ही उपयोग किया जाएगा जो क्लास आपने बनाई। तो क्लास आपने कौन सी बनाई, टेस्ट नाम की क्लास बनाई, तो उसको कॉल करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, टेस्ट नाम से वापस उसको स्टैटिक फंक्शन बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन में क्या होता है कि इनको क्लास के नाम के सहायता से ही कॉल किया जाता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शन वाई है तो वाई को कॉल करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा, क्लास। अगर यहाँ पर एक्स होता तो यहाँ लिखा जाता टेस्ट, फिर उसके बाद स्कोप रिवैल्यूएशन ऑपरेटर और यहाँ शो, और यहाँ लिखा जाता है एक्स। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाती, T1y और y। ठीक है, ये प्रोग्राम है। तो आप देख लीजिए, ये प्रोग्राम बना हुआ आपने। ठीक है, और ये रहा इसका पूरा प्रोग्राम। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने पढ़ा, एक तो एरे इन क्लास, यानी क्लास के अंतर्गत एरे, फिर हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डाटा फंक्शन के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने पूरा चैप्टर है वो एक बार पढ़ लिया है। ठीक है, जो क्या था, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो शुरुआत हमने क्लास के बारे में की, फिर ऑब्जेक्ट को किया, फिर उसके बाद क्लास के भीतर कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, फिर क्लास के बाहर कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद क्लास के अंदर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद स्टैटिक मेंबर पढ़ लिया, फिर डाटा मेंबर के बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर स्टैटिक डाटा मेंबर डाटा फंक्शन के बारे में पढ़ा। ये हमारा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इतने सारे टॉपिक थे, इन सभी टॉपिक को अपने अध्ययन कर लिया वीडियो के अंतर्गत, आप एक बार देख लेना। और ख़ासकर बात वही है, अभी मैं आपको एक बार और पुनः कह देता हूँ कि आपको कम से कम सप्ते में 1 दिन 2 दिन स्कूल ज़रूर आना है सभी को, क्योंकि आपको कॉपी भी बनानी पड़ेगी, नोटबुक जो क्लासमेट की होनी चाहिए, अच्छे राइटिंग हैंड राइटिंग के साथ। जैसे आपके जो सेशनल मार्क होते हैं वो भी आपके नोटबुक के द्वारा ही भेजे जाएंगे। आपको प्रैक्टिकल भी करवाना है, तो इसलिए आप सभी एक बार स्कूल आए ताकि हम प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं, और प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से प्रोग्राम करने वो भी मैं आपको बता सकूँ। इसलिए आप सभी को यही कह रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी हो सके 1-2 दिन में सभी जितने भी स्टूडेंट हैं अपने कॉमर्स में वो सारे एक बार स्कूल ज़रूर आए। ठीक है, थैंक यू।